हम इसको स्टार्ट करेंगे अपने हर क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन से। फिर इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे बेटा, 5 7 8 ट्रांजैक्शन लेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे। पहले बहुत सिंपल लेंगे इसको, ठीक है। उन ट्रांजैक्शंस को लेने के बाद फिर इन्हीं के हम लोग आप ये कहेंगे कि अकाउंट हेड डिफाइन करेंगे। अकाउंट हेड्स को डिफाइन करने के साथ हम इन्हीं से इनको डिफाइन करेंगे हम लोग। फिर इसी डेफिनेशन से हम लोग जर्नल बनाएंगे। फिर जर्नल से हम लोग अपने लेजर्स को बनाएंगे और लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस पे चले जाएंगे बेटा। आपका बेसिक जो प्रॉब्लम एरिया वो है ही है कि आपको ये बात समझ में नहीं आती कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, ये कौन सा अकाउंटेड यूज हो रहा है, यार ये पोस्टिंग कैसे हो रही है। क्या यही इश्यू है या इसके अलावा कोई और इश्यू है? आप जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इशू है। सो दिस इज द इश्यू जो हम सर एक्यूमुलेट, जी जी बोले सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉन्ट्रा सेटलमेंट ये भी हैं बेटा, वो सब कुछ आ टॉपिक्स। जाएगा इसी में। जब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे यस तो वो सर। सारी चीजें रिवाइज होंगी। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं हमारे पास, फिर उसके साथ साथ आप ये कहेंगे कि हमने उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, वो सारी चीजें इसी डिस्कशन में आ जाएंगी। लेकिन हम पहले टाइम पर उस पर जंप नहीं करेंगे। हम बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन से चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, ठीक है। सो हर लेक्चर के बीच में हमारा कंक्लूजन ऐसे ही होगा कि हमने क्या करना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से उसको आप ये कहेंगे कि हम लोग जनरल के बीच में कन्वर्ट करेंगे, हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दोबारा से डिफाइन करना है, और फिर उसके साथ आप ये कह लें कि जनरल से हम लेजर्स बनाएंगे, लेजर से बैलेंसेस कैसे लिए जाते हैं उनको डिफाइन करेंगे, यार ये कैरी डाउन बैलेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, फिर उसको ब्रॉट डाउन बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करके ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हर क्लास में आप एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे जिसके बीच में ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो बात की बात है, वो इंशाल्लाह बाकी आपके पास चैप्टर है जिसमें डिटेल से देखेंगे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। इसके अलावा कोई और इश्यू तो नहीं है बेटा, इसके अलावा कोई और इश्यू तो नहीं है पुत्रों, ठीक है। सो याद रखिएगा कि हम कंटिन्यूटी से अपने इस लेक्चर को लेके चलेंगे, यानी आज जो एग्जांपल करेंगे उसी को कल आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि ब्रॉड डाउन बैलेंसेस क्या होते हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन से कैरी डाउन, ये चीजें हम लोग डेली बेसिस पे क्रिएट करेंगे बेटा। यू गॉट द पॉइंट? लेट मी स्टार्ट जी। यस सर। अच्छा बेटा जी, अच्छा रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी साथ साथ आपकी। आप सब लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि रेगुलर क्लास को छोड़ना नहीं। आज के दिन के बीच में रेगुलर क्लास मैंने जानबूझ के स्किप की है। आज आईटी के मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने जानबूझ के सारी क्लासेस को आज स्किप कर दिया। वो इस वजह से स्किप किया है कि आप लोगों को बजाय इसके कि मैं थोड़ा सा और बर्डनाइज करूं, वहां पे और काम करूं, मैं उसके पेस को स्लो कर रहा हूं। सो एक दिन 2 दिन आपके पास ये पेस स्लो रहेगा। सो रेगुलर क्लास के अंदर जब हम इसको लेके चलेंगे तो छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ लेके चलो, मिनिमम उनको नोट करते जाओ चीजों को अपने पास। आप यकीन रखें, आप यकीन रखें कि हो सकता है आज के लेक्चर के बाद ही आपकी 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब आ जाइएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सबसे पहले देखो बेटा, मैं वापस अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे जाता हूं ताकि आपको समझ में लगे कि यार अकाउंटिंग है क्या। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। व्हाट इज अकाउंटिंग? अब अगर आप, अब एक बात याद रखिएगा, यू आर नॉट एट दैट स्टेज के जहां पे आप बिल्कुल रॉ हैं। पहले जब पहले दिन आप आए थे तो उस वक्त आपके पास आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं थी अकाउंटिंग क्या है। आज आपको फिर भी समझ में आया कि अकाउंटिंग होती क्या है। आपसे नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन आपको जनरली अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि अकाउंटिंग क्या। व्हाट इज द अकाउंटिंग यार? सो अकाउंटिंग को अगर मैं डिफाइन करता हूं, सो अकाउंटिंग, पहली बात, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, systematic process where we identify
measure, classify, record and summarize the business transactions of financial nature, two, it is a systematic process where we identify, measure, classify, record and summarize the business transactions of financial nature for the preparation of financial statements, to facilitate user of these statements in decision making. You got it? Now this is accounting. बेटा बात समझ में आ रही है? अब डेफिनेशन समझ में भी आएगी आपको. अकाउंटिंग है क्या यार? पहली बात, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस भाई, सिस्टम है. इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है. एक सिस्टम है, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे. और ये स्पेशल जर्नल है यार, इसको सेल के जर्नल में लिखना है, इसको परचेज के जर्नल में लिखना है. गॉट इट? ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो वन थिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते. अकाउंटिंग मुझे एक सिस्टम देगा, मुझे उस सिस्टम के मुताबिक ही इसको रिकॉर्ड करना है. तो पुत्र समझ लग रही है बात या नहीं समझ लग रही? कोई इश्यू तो नहीं. नंबर 2, इस सिस्टम में होगा क्या? वो तो डेबिट क्रेडिट तो देखेंगे, लेकिन मुझे करना क्या होगा? कहता है यार ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो जो इन टर्म ऑफ मनी स्पेसिफाई हो सकती है, जिसको कोई वैल्यू असाइन की जा सकती है, फाइनेंशियल वैल्यू असाइन की जाती है. हमने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग में लेकर जाना है, लेकिन रिकॉर्डिंग में लेकर जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन. और यार देखो तो सही, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से अकाउंट हेड इन्वॉल्व हैं. बेटा मेरी बात को फॉलो करें, उसको आइडेंटिफाई करो क्या है इसके बीच में, फिर उसको मेजर करो. आपको याद होगा वैल्यूज लिखी हुई हैं कि 4,50,000 रुपए चीज बेची है, लेकिन 25,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया. हमने कहा नहीं लेना ट्रेड डिस्काउंट, तो मेजर करो उसको, उसकी मेजरिंग करो, इन टर्म ऑफ मनी उसकी वैल्यू क्या है वो दिखाओ क्या है उसके बीच में. फिर उसको क्लासिफाई करो. क्लासिफिकेशन क्या है? यार ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये आपके पास आपका एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है. और पुत्रों बात समझ में आ रही है? उसको क्लासिफाई करो, उसको रिकॉर्ड कर लो. रिकॉर्ड करेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल के बीच में जाके रिकॉर्ड करेंगे. अब तुम्हारी मर्जी है, जर्नल में रिकॉर्ड करो, स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करो. ये तुम्हें वो ऑटोनॉमी देती है, अथॉरिटी देती है. तुम्हारी मर्जी, जहां मर्जी रिकॉर्ड करो यार. तो पुत्रों बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब तुम रिकॉर्डिंग कर लोगे तो रॉ डाटा है, नहीं कुछ कर सकते रिकॉर्डिंग के बाद जब तक लेजर ना बना लो. लेजर बनाओगे तो समरी तैयार हो जाएगी. अच्छा यार कैश का लेजर बन गया. आप जरा तुम लेजर को देखो, क्या होता है? कैश की जितनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है एक ही जगह पे पूल हो जाती है. बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है एक ही जगह पे पूल हो जाती है. सेल की ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे नजर आएंगी, परचेज की ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे नजर आएंगी. अब उनकी समरी तैयार हो जाएगी. जब वो समरी तैयार हो जाएगी तो ये सारा काम क्यों कर रहा हूं? ये काम इसलिए कर रहा हूं
कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाऊं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है यार? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो तो सही, नफा है नुकसान है? तो पुत्रों बात समझ में आ रही? बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। कोई मसला तो नहीं इसमें? हाँ सर। ठीक है। और ये बताओ कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, कितने के एसेट पड़े हुए हैं, कितने की लायबिलिटी है, कितने का कैपिटल पड़ा हुआ है, यार डिफाइन करके दो ना उसको। तुम ये कहते हो कि स्कैन के टोटल एसेट 10 करोड़ के हैं। अच्छा 10 करोड़ में से ऑनर का कितना है? 10 करोड़ के बीच में से आउटसाइडर का कितना है? तो वो डेफिनेशन हमें चाहिए। और पुत्रों बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। बेटा क्लियर है? माइक बेटा अपने म्यूट रखिएगा, ऑनलाइन वाले ऑन कर लो। उधर से ऑफ है, ऊपर से एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। अच्छा बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी तरफ ध्यान करो, मेरी तरफ ध्यान करो सारे लोग। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक हो, आगे चलते। अच्छा अब इसका मतलब कि पूरी अकाउंटिंग जो है, पूरी अकाउंटिंग आपके पास, आप ये कह लें कि उसका पर्पस क्या है? एक ही पर्पस मेरे पास आ गया, दैट इज कि मैंने क्या करना है बेटा? रिकॉर्डिंग करनी है, समरी तैयार करनी है, लेकिन एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी रिजल्ट सामने नहीं आते। यू गॉट इट? ठीक है, यहां तक बेटा इसको तुम्हें समझ में आया? कोई मसला तो नहीं बेटा? अब अगले लेवल पे आओ। यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बनानी है, ये बनेंगी किन से? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट है पांच बेसिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेटा। अगर कोई आपसे पूछे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन चीजों से मिलकर बनती हैं, तो हम बताएंगे जी 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। बेटा क्लियर है? इसको रब कर दूं पुत्रों? ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? अच्छा पुत्रों एक बात अपने ध्यान में रखना, अगर ना समझ में आया तो रोक के मुझे कहना सर नहीं समझ में आया, फिर समझाएं। हाँ लो पिक्चर। दफा कर यार इसको, इस वक्त जा। ये पंखा लगा दे इधर से, पंखा रोटेट हो सकता है? बेटा छोड़, थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ कर, थोड़ा सा उधर कर, बच्चों की तरफ कर, मुझे छोड़ दे। और थोड़ा सा इधर कर दे, बस ठीक है। आप लोगों को आ रही है बेटा? बस थोड़ी देर गुजारा करो। ठीक नहीं, वो या वो बोलेगा या मैं बोलूंगा, ठीक है? चलो भाई बस थोड़ी देर सबर करो, वो एक एसी लगा हुआ है, उससे आपके पास चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलो बेटा इसको रब कर दूं। अब बेटा आगे आ जाओ। अब पहली बात कि मुझे ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा यही वो एलिमेंट्स हैं जो हमने थ्रू आउट यूज करने हैं। क्या है बेटा? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है बेटा, 5 चीजें। अब सबसे पहले मुझे इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, है क्या? टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? अब आप छोटे छोटे से नहीं रहे भाई, थोड़े बड़े हो गए। वैसे तो मैं यूं कह सकता हूं एसेट क्या है? वैल्यू पोजेस थिंग्स। लेकिन अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या डिमांड करती है? कहता है एसेट्स आर
resources, rights in the control of business, in the control of business, created through past event and got future economic benefit. पुत्र तसल्ली है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके राइट्स हैं यार, जो पास्ट इवेंट से क्रिएटेड है, मुस्तकबिल में आपको फायदा देंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो यस सर। फ्यूचर बेनिफिट, पहली बात क्या? फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट क्या यार? मेरा दिल करे मैं इसको बेचूं, मेरा दिल करे मैं इसको यूज करूं, यूज करना चाहूं मेरी मर्जी, बेचना चाहूं मेरी मर्जी। इसको यूज करने से फायदा हो तो मेरा हो, इसको बेचने से फायदा हो तो मेरा हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसको बेचने से फायदा हो और मेरा हो, इसको यूज करने से फायदा हो तो मेरा हो, तो बेटा ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये मेरे कंट्रोल में। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं जिस तरह से दिल चाहे इस एसेट को यूज करूं, इसको बेचूं, और इसको यूज करने और बेचने से जो मुस्तकबिल में फायदा हो वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी जात को ही हो। अगर ये पूरी चीज कंप्लीट है, खाली इतना नहीं कि मैं अपनी मर्जी से यूज करूं, नहीं, मैं अपनी मर्जी से यूज करूं, मैं अपनी मर्जी से इसको आप ये कहें कि बेच लूं। अब आप देखें ना, एलईडी को मैं अपनी मर्जी से यूज कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा मुझे नहीं जा रहा, इसका फायदा स्कैन के ऑनर को जा रहा है। अभी मैंने कहा जी ऐसे लगा दे, मेरी मर्जी, ये लगे ये बंद हो, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, लेकिन इसको यूज करके मुझे फायदा नहीं उठा रहा, मैं नहीं फायदा उठा रहा, इसलिए मेरा एसी नहीं है। इसको यूज करके फायदा कौन उठा रहा है? स्कैन का ऑनर। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो एसेट किसका है? मेरा नहीं, एसेट स्कैन के ऑनर का है। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा ये मेरे एसी है, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे, आपके पास आप ये कहेंगे ये एलईडी है, इसीलिए मैंने नहीं कहा कि ये मेरा बोर्ड है, नहीं मेरा नहीं। क्यों मेरा नहीं है? क्योंकि कंट्रोल मेरा नहीं है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मैं इसको अपनी मर्जी से यूज करूं, कर रहा हूं, जो दिल करे लिख लूं, दिल करे ना लिखूं, लेकिन मेरे लिखने या ना लिखने से फायदा मुझे नहीं है। आपसे फीस मैंने नहीं ली, आपसे फीस किसने लिया बेटा? स्कैन। हाँ, अगर मेरा अपना कॉलेज होता, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, मैं इसका ऑनर होता, इसका मतलब कि अब इस बोर्ड को यूज मैं खुद करूं, कोई और करे, मुझे फायदा होगा। इस एसी को यूज आप करें, कोई और करे, मुझे फायदा होगा। ओ पुत्रों बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, जब तक एक काम हो ना जाए उस वक्त तक उस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, बेटा पास इवेंट के बगैर गुजारा नहीं है। बेटा क्लियर है ये बात? पुत्र एसेट की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। अब एसेट दो नस्ल के थे। एक वो एसेट था जिसको हम बोलते थे यार कि ये आपके पास नॉन करंट एसेट है। एक वो एसेट है बेटा जिसको बोलते हैं कि ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट है बेटा। उत्तर बात समझ में आ रही है? और नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है? नॉन करंट एसेट विच आर नॉट करंट एसेट्स। डेफिनेशन है इसकी, ऐसे एसेट जो करंट एसेट नहीं है बेटा, वो कौन से एसेट है? नॉन करंट एसेट। सो इसका मतलब डेफिनेशन किसकी देखनी पड़ेगी? करंट एसेट। कहता कोई भी ऐसा एसेट जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में इधर कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाए और कंज्यूम्ड हो जाए,
तो बेटा ये करंट एसेट होगा। करंट एसेट वो एसेट है बेटा जो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए या कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। हम कहेंगे ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट। पुत्र बात समझ में आ रही है? पहले तुम छोटे छोटे थे, तुम्हें अकाउंटिंग पीरियड की समझ नहीं आती थी, अब आ जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड क्या है बेटा? ये वो पीरियड है कि जिसके एंड पर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नॉर्मली आपके पास ये कितने अरसे का होता है? 1 साल का। नॉर्मली इसका स्पैन कितना है बेटा? 1 साल। 1 साल। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या होते थे। इस साल के शुरू में जो बैलेंसेस थे वो ब्रॉड डाउन, इस साल के एंड पर जो बैलेंस आएगा वो कैरी डाउन। वो जो तुमने समरी बनानी है ना बेटा, तो जहां से स्टार्ट करोगे वो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, जहां पे इसको कंक्लूड करोगे वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन बेटा क्लोजिंग बैलेंस। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? सर ये बात फिर रिपीट कर दूं? मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में जितने बैलेंस होते हैं बेटा वो ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जितने बैलेंसेस होते हैं बेटा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाते हैं। ओपनिंग बैलेंस वो है जहां से हमने काम को शुरू करना है, और आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस को। याद करो, कैश का ओपनिंग बैलेंस था, कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था। ये वो बैलेंस था जहां से हमने कैश बुक को स्टार्ट किया था। यार ये पहले से है, और जहां जाके कंक्लूड किया था हमने कहा था वो क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये है, अब मेरा पीरियड अगर 1 महीने का है तो इसका मतलब 1 महीने पहले 1 जनवरी 2020 पर मेरे पास 30,000 की कैश थी। ये सारी ट्रांजैक्शन हुई, ये रिसीट्स हुई है, ये पेमेंट्स हुई हैं। अब मेरे पास 58,000 की कैश है। थी और है का मामला है। यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे एंड किया है। बेटा मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो जहां से स्टार्ट किया वो ब्रॉड डाउन बैलेंस हो गया, जहां पे खत्म किया वो कैरी डाउन बैलेंस। बेटा बात समझ में आ रही है? और मत घबराओ, दिखाऊंगा लिख के कि ब्रॉड डाउन कैसे आता है, कैरी डाउन कैसे आता है, लिखते कैसे हैं। और बेटा समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. ठीक है पुत्रों, आगे चलूं। अब जनाब अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल। क्यों 1 साल यार? क्यों 1 साल? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो खाली इनका बनाने का मकसद ये नहीं होता कि प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए, एक मकसद और भी होता है, अपनी परफॉर्मेंस भी देखी जाए, कंपैरिजन किया जा सके। हम ये देखें कि कल कहां पे थे, आज कहां हैं, हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या गलत परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या वर्ष होते जा रहे हैं। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। सादी सी बात है यार, पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ? सर पिछले साल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस साल में कितना प्रॉफिट है? सर इस साल में 10 लाख का प्रॉफिट है। यार बहुत अच्छे यार, अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कंपेयर करना पड़ेगा ना बेटा। अब कंपैरिजन के लिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं बेटा जो सीजनल है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सीजनल है। आप देखिए आज हमें एसी बड़ा अच्छा लग रहा है, ये पंखा लगा हुआ है, दिल कर रहा है लगा रहे। जहां नहीं लगा हुआ बंदा कहता है यार अल्लाह ही बेहतर जाने क्यों नहीं लगा हुआ। गर्मी लग रही है ना बेटा, मेरी बात को बेटा फॉलो करें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जरा जनवरी के बीच में ऐसे एसी को लगाओ ना, इस पंखे को लगाओ ना, क्या लोग, इसका मतलब कि इनकी सेल गर्मी के बीच में बहुत ज्यादा होगी और सर्दी के बीच में नियर टू 0 चली जाएगी। इसका मतलब अगर मंथली बेस पे स्टेटमेंट को बनाऊंगा तो कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो ऑन एन एवरेज एक्सपेंस आते हैं, उसमें हाई लेवल भी होता है, लो लेवल भी होता है, तो एवरेज पे जाना पड़ता है। तो सबसे बेहतर तरीका है ये कि साल के साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओ। इसी वजह से जब हम इसको अकाउंटिंग पीरियड की तरफ लेके जाते हैं तो नॉर्मली इसके साथ क्या बोल देते हैं? 1 ईयर। और दूसरा मसला भी है, क्यों 1 ईयर? क्योंकि लॉ कहता है टैक्स ईयर 1 ईयर। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन SECP, माइक म्यूट करो बेटा।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से यह रिक्वायरमेंट है कि जितनी कंपनीज हैं उनके लिए लाजिम है कि साल में एक दफा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं, तो उसने खुद तुम्हें 1 साल का ड्यूरेशन दी। तो इसीलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की बात करते हैं या अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में, बैक ऑफ माइंड में क्या होता है? 1 ईयर। सो अब इसको जरा रिफाइन करो। इसका मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा ये कौन सा एसेट होगा? करंट एसेट। और जो ना हो सके वो कौन सा होगा? नॉन। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? अब अगली तरफ आ जाओ। करंट एसेट्स बेसिकली, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी इन्वेंट्री, आपके रिसीवेबल्स, कोई भी नस्ल हो बेटा, अदर रिसीवेबल्स हो या ट्रेड रिसीवेबल्स हो, आपकी कैश और कैश की कोई भी नस्ल हो, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? करंट एसेट्स। और सच बात मुझसे पूछो तो करंट एसेट ही वो हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन को रन करते हैं। इसी इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा बेटा? इसी इन्वेंट्री को क्या, मैं इसको बेटा रब कर दूं इधर से, इसी इन्वेंट्री को हमें परचेज करना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? भाई अगर ट्रेडिंग कंसर्न होगा, ट्रेडिंग कंसर्न वो है बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें हम चीजों की शेप को चेंज नहीं करते, जैसे खरीदते हैं वैसे बेच देते हैं। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? Yes. तो ट्रेडिंग Yes, sir. आपके पास जैसे खरीदा वैसे बेच दिया, इसका मतलब परचेज करना पड़ेगा चीजें, फिर बेचनी पड़ेंगी। दूसरा बिजनेस भी है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? चीज को खरीदते हैं, प्रोसेस करते हैं, रीशेप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक और शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। इसका मतलब कि हम इसको या परचेज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। जब कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो याद करो, सेल क्रेडिट पर भी होती है और सेल कैश पर भी। तो या रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा या कैश में। और अगर रिसीवेबल भी हो तो तुमने देखा नहीं, कलेक्शन फर्म रिसीवेबल होती है, उनसे कलेक्शन होती है आपके पास। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसने भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना है? कैश में। फिर जब कैश आ जाएगा तो फिर दोबारा से किस पे चले जाएंगे? इन्वेंट्री को परचेज करना या प्रोड्यूस करना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस साइकिल। और बेटा आपका प्रॉफिट आता है इधर से, या प्रॉफिट का मैक्सिमम इधर से आता है। ये सच बात पूछो तो अगर मैंने बिजनेस को आपके पास आप यकीन के ऑपरेट कर रहा हूं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि प्रॉफिट यहां से मिले। अगर प्रॉफिट यहां से आता है तो फिर नॉन करंट एसेट क्यों है? फिर तो हमें वो चाहिए ही नहीं। लेकिन नॉन करंट एसेट की रिक्वायरमेंट है यार। मैं इन्वेंट्री रखूंगा किधर? उसके लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए। मैं बनाऊंगा कैसे? प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। मेरे कस्टमर कहां बैठेंगे? फर्नीचर चाहिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? मैं स्टॉक को लाऊंगा कैसे, दूंगा कैसे? मोटर व्हीकल्स चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मैनेज कैसे करूंगा? ऑफिस इक्विपमेंट्स चाहिए। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, उसके बगैर तो बिजनेस नहीं होगा। बेटा क्लियर है? फिर इसका मतलब कि इस तरह के एसेट्स को क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। गम ना करो, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, अलग से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे। इन्वेंट्री क्या है, प्रोविजन में पढ़ेंगे। रिसीवेबल्स क्या है, कैश बुक में पढ़ेंगे कैश क्या होती है। फिक्र ना करो, इंट्रोडक्शन है ना, अभी तो जस्ट आपके पास बिगिनिंग है। ठीक है बेटा? ठीक है, आगे चलूं? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। यस सर। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्या है? बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वो है, ये वो एसेट्स हैं जो क्या होंगे बेटा?
पहली क्वालिटी इनमें ये होगी कि ये फिजिकल हो, टेंजिबल हो, फिजिकल। दूसरी क्वालिटी इनमें क्या है कि इनका पर्पस सेल नहीं होगा, यूज होगा, इस्तेमाल करना होगा। मैंने प्रॉफिट एसी को बेच कर नहीं लेना, अल्लाह करे चल जाए, आज नहीं चला कल चलाऊंगा इसको, बट मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा, कल के दिन में सिर्फ एक छोटा सा इशू आएगा। कल फ्राइडे, कल हमारे पास आपका बैच जो है ना 1, उसकी क्लास 2 to 3 होती है। 1 to 2 जुमे ना, जुमे की नमाज की वजह से वो 2 to 3 पे चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि क्योंकि इसके अंदर हमें फायदा तभी होगा जब बड़े लेक्चर्स हो, तो कल के दिन को ऑफ कर लो, सैटरडे पे क्लास लो। नहीं, वो तो चलेंगी रेगुलर क्लासेस, तो कल से अपने पेस पे चलेंगे। आज मैंने ऑफ किया है, लेकिन कल से रेगुलर क्लासेस चलेंगे। रिवीजन क्लास को कल फ्राइडे पे छोड़ दो, सैटरडे 2 to 4, मंडे 2 to 4, वेडनेसडे 2 to 4, ये 2 to 4 पे क्लास चलेगी। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 4-5 क्लासेस के बाद आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाए इंशाल्लाह। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। इसके बीच में बीएम की जो क्लास है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी रिकॉर्डिंग ले लो। ये जो 3-4 दिन है बेटा, अब कल के दिन में तुम मत रिकॉर्डिंग लो ना, कल के दिन में तुम क्लास लो। बेटा मेरी तो ख्वाहिश है आज के बाद कल हो ही ना, मतलब मेरी तो ख्वाहिश ये है कि रिवीजन क्लास कल हो ही ना। अब रिवीजन क्लास का जो असल पर्पस है वो ये है कि आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जिस दिन आपके प्रॉब्लम खत्म हो गए उस दिन ये वाली रिवीजन क्लास हम खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो कंबाइन आईटी का बैच बन गया ना बेटा, ये हमारे लिए बड़ा वाइटल है। अब इसके बाद हम यूं करेंगे कि जब हम अपने टॉपिक को खत्म करते जाएंगे तो सब चैप्टर आपके पास, आपके बैचेस में टॉपिक खत्म हो गया। अब मुझे एक कलेक्टिव, आप ये कह लें कि एक्सटेंडेड क्लास चाहिए जिसमें मैंने आपकी प्रैक्टिस करवानी है, तो इसी बैच में इकट्ठे होंगे पूरे के पूरे लोग, और उसके बीच में प्रैक्टिस का 2.5 घंटे का 3 घंटे का सेशन करेंगे। ये हमारे लिए वो ये इसमें चलता रहेगा। फिर आपके पास आप ये कहें कि अगर उन टॉपिक्स में कोई इशू आता है तो यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। हमने ये 30 जून तक छोड़ना कोई नहीं है, ठीक है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि क्योंकि बीएम की क्लास बीच में चल रही है, या तो मैं बीएम की क्लास का टाइम रिवाइज करवाऊं, आपका ये क्लास का टाइम बिल्कुल क्लीन कर दूं ना कि यार 2 से 4 आपकी और कोई क्लास है ही नहीं, फिर तो बात समझ में आती है, फिर तो मैं आपको रोज इंगेज कर लूं तब भी समझ में आ जाता है। लेकिन अब ऑलरेडी क्लास चल रही है, टीचर वहां पे बैठे हुए हैं, ये मेरी तरफ से ज्यादती वाली बात है कि मैं अपनी क्लास बीच में रख लूं, आपको रिवाइज करा दूं, तो क्या बीएम का पेपर नहीं देना? वो भी तो पढ़ना है ना बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपके 2-3 सेशन हैं, 2-3 से आज का सेशन जो है वो थ्योरेटिकल प्लस छोटा सा न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जो आने वाले सेशन है वो प्योर न्यूमेरिकल पे। इंशाल्लाह आपके सारे वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे सेशंस के बीच में बिल्कुल कंक्लूड हो जाए, ठीक है। उसके बाद और प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये है कि दूसरे सेशन के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी रेगुलर क्लास ले सकें और तसल्ली से ले सकें, आपको समझ में आएगी। बेटा क्लियर है? आगे आओ, यहां तक बात समझ में आ गई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम है, फिजिकल है, पर्पस उनका यूज है, यूज कहां करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड एडमिन पर्पस के। और इनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा है, तो तभी तो नॉन करंट एसेट है ना। अगर लाइफ 1 साल से कम हो तो करंट में आ जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इसी के साथ साथ इंटेंजिबल्स हैं बेटा, इंटेंजिबल्स। बेटा इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो फिजिकल सब्सटेंस के बगैर होते हैं, जैसे गुडविल है, जैसे पेटेंट्स हैं, जैसे कॉपीराइट्स हैं, जैसे डिजाइन्स हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे ब्रांड्स हैं, जैसे पब्लिशिंग टाइटल्स हैं। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, इनको इंटेंजिबल बोला जाता है। बेटा ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मेरे बिजनेस साइकिल को मूव करते हैं। क्यों? गुडविल की वजह से कस्टमर आता है मेरे पास। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। देखें ना, आपने कहीं पे कोई केक शेक लेकर जाना है किसी के घर, तो आप प्रेफर करते हैं कि तहजीब से लेकर जाओ। भाई तहजीब ब्रांड है ना यार। समवेयर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अच्छा हो। ये भी मैं आपको अजीब सी बात बताऊं,
बात करते मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अच्छा हो, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट जरूर होती है कि ब्रांडेड हो। अगर मैं किसी के घर इसको लेकर जा रहा हूं तो वो ये देखे हो कि यार हाँ यार अच्छी जगह से केक लाया। ये रिक्वायरमेंट आएगी आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा भाई, हाँ लेकिन इसका वक्त है, अभी सब्र करो। चलो अच्छा भाई, अब बात को समझो। ये ना ये छोटी छोटी शरारतें जो है फिजिकल क्लास में हो सकती हैं। ये जब मैं ऑनलाइन क्लास में करता हूँ ना तो बात में यूं लगता है कि जैसे मैं गूफ हूँ, क्योंकि आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आप यहाँ बैठे हुए होते हैं, आप थोड़े से हंस पड़ते हैं, बस वो काफी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये बातें इसलिए की जाता है कि लेक्चर थोड़ा सा लाइट हो जाए। ठीक है, तो समवेयर यू नीड अ ब्रांड। ब्रांड चाहिए आपको, और ब्रांड बनता तब है जब उसके बीच में स्ट्रेंथ हो। यार तहजीब का केक अच्छा होता है, यह बात करनी कि अच्छा नहीं है, गलत। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। और यह भी नहीं कि उससे अच्छा नहीं है, बेटा उससे भी बहुत अच्छी अच्छी बेकरीज है जो इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन बेकिंग उनकी अच्छी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। ठीक है, अब मुझे जाती तौर पे मैं आपको एक मजे की बात हूं, मुझे तहजीब की चीजें नहीं पसंद। जो मुझे पसंद है जो बेकरी, वो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर के ऊपर उसने एक मेथड लिखा हुआ है, वी नो हाउ टू बेक। मेरा मैथ हेड क्या होते हैं बेटा, ये आपके पास आपकी फ्लैग स्टेटमेंट वो लिखा हुआ है, वी नो हाउ टू बेक। हम जानते हैं बेकिंग क्या है, तहजीब नहीं जानता। और सही बात है, आप जाके उसकी की चीजें खाएं, मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि आप कभी टेस्ट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। आप ये नहीं कहेंगे यार के तहजीब ओनली वन है, आप कहेंगे नहीं यार ये भी अच्छी बेकिंग करता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इंटेंजिबल, ये वो स्टेटमेंट है जो आपको फैसिनेट करती है। यार इसने लिखा वी नो हाउ टू बेक, तो जरा टेस्ट करके देखते तो सही है। बेटा मेरी बात को, इट इज अ स्टेटमेंट इंटेंजिबल बट इट गॉट वर्थ। उसी के साथ जाओ, एक शामू जी कारपेट्स हैं, उसने पता क्या स्टेटमेंट लिखी हुई ऊपर, अगर पाऊं बोलते तो कहते शामू जी कारपेट्स। हाँ, अब इसका मतलब, अब ये देखो ये कितनी फैसिनेटिंग सी स्टेटमेंट है यार। यार ये क्या कह रहा है यार, इसका मतलब अगर इसके कारपेट को टेस्ट करके देखते हैं यार। यू गॉट द पॉइंट। सो दीज आर इंटेंजिबल्स। ये इंटेंजिबल क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, इसको बेचते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके ब्रांड में स्ट्रेंथ है, बार बार कस्टमर आएगा, साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, कस्टमर स्टे करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स, तो पुत्रों नॉन करंट एसेट समझ में आए, करंट एसेट समझ में आ गए, गुड यार। आगे चलो, ठीक है बेटा। बेटा मैं जानबूझ के बिल्कुल आपको स्क्रैच पे लेके जा रहा हूं, मैं जानबूझ के बिल्कुल डेफिनेशन के लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको कि यहां से स्टार्ट करते हैं, और अगर यहां पर भी कोई मसला है तो मुझे बताओ यार, ये भी नहीं चीज समझ में आई। आज मुझे बताओ इसमें क्या इशू है। बेटा इस वक्त हमारे पास 3 महीने हैं, इट इज हेल ऑफ टाइम यार। इसके बीच में आपके पास 3 दफा आईटीए खत्म होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आज से 2 महीने के बाद नहीं, कुछ नहीं हो सकेगा। आज रिकवर हो सकता है, 2 महीने के बाद आपके ऊपर इतना बर्डन हो चुका होगा कि आप सवाई ड्रॉप करने के बारे में और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे, और किसी एक स्टूडेंट ने भी ड्रॉप नहीं करना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें पढ़ाना। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, मैं पढ़ाऊंगा बेटा, मुझे कंक्लूड करने दो। अगर मेरे कंक्लूजन पे आपको समझ में ना आए तो फीस के पैसे मुझसे ले लेना, रिकॉर्डेड है। शर्त ये मेरे साथ स्टे करो, छोड़ना नहीं है क्लास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिक्र ना करो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आगे चलो। एसेट्स, इसी के बाद अगला एलिमेंट क्या था बेटा, लायबिलिटी।
लाइबिलिटीज पुत्रो, लाइबिलिटी क्या है बेटा? लाइबिलिटीज बाय डेफिनेशन बेटा ये डेट्स ऑफ बिजनेस हैं बेटा, इनको ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस बोलते हैं बेटा। ये डेट्स हैं, ये कर्जे हैं बिजनेस के ऊपर, ये पैसे देने हैं बिजनेस ने, ये डेट्स हैं बेटा, ऑब्लिगेशंस हैं, आई एम लायबल कि मुझे ये पैसे देने हैं बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे चलो। बाय डेफिनेशन व्हाट इज लायबिलिटी? और याद है एक पेपर तुम्हें दिखाया था, उसमें उसने पूछी तो तुमसे एसेट की डेफिनेशन दे दो 2 नंबर की, लायबिलिटी की डेफिनेशन दे दो 2 नंबर की, वो तुमसे ये भी पूछता है। सो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, created through past event। और बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा? इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की वजह से क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक resources is required for settlement of a liability। होगा क्या? At present, we got an obligation. We are liable. Why we are liable? It has been created through past event. What will happen in future? For the settlement of this liability, हमें economic resources का outflow करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे यार। बेटा क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी एसेट के उल्टा है। एसेट में इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, लायबिलिटी में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। एसेट मेरा रिसोर्स, मेरा राइट है, लायबिलिटी मेरी ऑब्लिगेशन है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बेटा क्लियर है? अब यहां आ जाए। पास्ट इवेंट, व्हाट इज पास्ट इवेंट? पास्ट इवेंट इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट कि जिसके होने के बाद मेरे पास चॉइस ना रहे, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव ना रहे, मेरे पास कोई और रास्ता ना रहे सवाए इसके कि अब मैंने इस लायबिलिटी को सेटल करना है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बस इसके अलावा अब मेरे पास और कोई हल नहीं। ये वो पॉइंट है कि जहां पे मैंने अब इस लायबिलिटी को सेटल करना है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? सेटलमेंट इज रिक्वायर्ड, बस तीसरा कोई चॉइस नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब ये इवेंट कब होता है बेटा? ये एक मखसूस पॉइंट है जहां पे हम लायबल हो जाते हैं, ऑब्लाइज हो जाते हैं, बस यार अब रास्ता कोई नहीं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? मखसूस टाइम है। आप देखिएगा, आपने नाम ऊपर का, अंकल एक पेप्सी की बोतल दे दे। मेरी बात समझ में आ रही? मुझे बताओ कब लायबल हो गए कि तुमने उसके पैसे देने हैं? जी बेटा, जब मेरे हाथ में आ मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही? सर, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है सर। आ रही है सर। बेटा चेक करो, अपने एक दफा रीज्वाइन कर लो जिसको आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लियर है? अच्छा अब उस यस सर। मैंने उससे डिमांड किया कि मुझे एक बोतल दे दो। बेटा वो कौन सा टाइम होगा जब मैं, अब अकाउंटिंग छोड़ दो यार, जनरल बात करो मेरे से। कमाल है यार, क्या नाम है तेरा बेटा? आपको पता है वो टाइम नहीं जब वो मुझे डिलीवर करेगा। मैंने उसको कहा पेप्सी की बोतल दे दे,
उसने उसका ढक्कन ओपन कर दिया, स्ट्रॉ डाल रहा है बीच में, आप कहते हैं अंकल रहने दें, मान जाएगा? नो सर, क्योंकि पैसे पे करो और चले जाओ। पैसे पे करो। नाउ ये वो पॉइंट है, ये वो पास्ट इवेंट है जिसने आपको लायबल कर दिया। अब तुम इस बॉटल को पियो ना पियो, तुम्हें उसको पैसे देने, ठीक है? अंकल बर्गर बना दें, बर्गर बना के रख लिया उसको, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते अब रहने दें, बना लिया है, लो अब उससे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, बनी हुई चीजें हैं। यस सर। आपने कहा अंकल बिस्किट का पैकेट दे दो, बात को नोट करना, कब लायबल हो जाएंगे ना? जब हम ओपन करेंगे सर पैकेट। नहीं नहीं नहीं, जब उससे बिस्किट का पैकेट ले लेंगे। जैसे ही पैकेट हमने अपने हाथ में ले लिया, खरीदा हुआ माल तब्दील या वापस नहीं होता। आपने देखा कि लिखा हुआ लगाया होता उन्होंने, और ये लॉ है। सर हमने बिस्किट का पैकेट तो नहीं ओपन किया ना? उतरना ओपन किया हो, कभी वापस करके देखी? सर ले लेते हैं जाता है। ले लेते हैं सर। ये ले ले उसका बड़ापन है, ये वो आपसे वापस ले ले ये उसका बड़ापन है। याद रखना, वो लायबल नहीं है। देखा ना, मैं आपसे सेलफोन खरीदता हूं, यूज है, मैं आपसे कहता हूं यार सेलफोन मुझे दे दो, आपस में डील डन हो जाती है। आप कहते हैं जी 10,000 रुपए में आप ले लो, मैंने आपसे ले लिया, मैं कहता हूं पैसे यार कल दूंगा, सेलफोन आपसे मैंने ले लिया। अब जनाब कल मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं कहता हूं यार बुझ नहीं मान रहे यार, वापस ले लो। तो आप ये बात कहने में हक बजाना है कि खरीदने से पहले अब्बा जी से पूछना था, अब नहीं हो सकता, अब रखो अपने पास। क्यों? लॉ क्या कहता है? बायर शुड बी अवेयर, मुश्तरी होशियार बाश, खरीदने वाला होशियार बाश। बायर शुड बी अवेयर, खरीदने से पहले सोचो तुमने इसको खरीदना नहीं खरीदना। एक दफा उसने तुम्हें पोजीशन ट्रांसफर कर दी, अब तो तुम्हारे पास कोई हल ही नहीं है ना, स्वाय इसके कि तुम अपनी एप्लीकेशन मीट करो। हाँ, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन। आपने कहा अंकल बिस्किट का पैकेट नहीं चाहिए, उसने कहा खोला तो नहीं, आपने कहा नहीं खोला, कहता वापस कर दो, पैसे दे दिए उसने वापस। याद रखना, लायबल नहीं है, और आप भी जानते हैं लायबल नहीं है। कभी जब तुम बिस्किट का पैकेट वापस कर रहे हो तो अपनी टोन को देखो, कितनी मस्कीन सी टोन होती है, अंकल ये प्लीज वापस ले लें। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। क्यों? आप जानते हैं, आपके बैकअप माइंड में है कि अगर वो इस चीज को इनकार करे, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, रीजन है ना। सो दैट इज अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। अब बेटा एक बात समझिए, ये वही पास इवेंट है जो एसेट में था। अगर किसी की लायबिलिटी बन रही है तो किसी का एसेट भी बन रहा है। अगर ये बिस्किट का पैकेट उसने सेल कर दिया और आपकी लायबिलिटी बन गई कि आपने पैसे देनी है, तो बिस्किट का पैकेट एसेट भी है ना। और पुत्रों बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक हो बेटा, यहां तक अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब बेटा लायबिलिटी की भी दो नस्लें हैं, करंट नॉन करंट। बड़ी सादी सी, अगर पैसों की पेमेंट जो आपने लायबिलिटी की सेटलमेंट है बेटा, वो आपने 1 साल के अंदर अंदर करनी है तो करंट हो जाएगी, और अगर 1 साल के बाद करनी है तो नॉन करंट। और पुत्रों को मसला तो नहीं समझ आ गई बात? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सर। यस सर। बोलो बेटा बोलो, कोई चीज ऐसी जो डिस्कस करनी हो। यस सर। सर पॉइंट है सर, इसमें आपने पॉइंट एक बोला था कि सर जो एसेट्स हैं हमारे पास टेंजिबल और फिजिकल हैं, तो सर वो फिजिकल वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा बस। और पुत्र फिजिकल का मतलब ये है कि जो चीजें फिजिकली आप जिनको देख सकते हैं, जैसे कुर्सियां, मेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब फिजिकल है। ठीक है बेटा, टेंजिबल, फिजिकल। तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की क्वालिटी है कि उन एसेट्स के साथ डील करते हैं जो फिजिकली नजर आते हैं।
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। यार तुम्हारे पास जो नोट्स फॉरवर्डेड है उनमें इनकी ढेरों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी आगे सर। चलो बेटा। जी बेटा बोले। सर मतलब लाइबिलिटीज का मतलब ये कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और सामान लिया है और मैंने पैसे जो है वो पे नहीं किए, वो लाइबिलिटी हाँ। कहलाएगी मेरी? बिल्कुल लायबिलिटी कहलाएगी। सर इसमें आपने वो सब्सटेंस और पांग का भी जिक्र किया था ना इसमें। यार क्यों उसके ऊपर बातें कर रहे हो, जब आएगा तो बात कर लेंगे, ओके सर। ठीक है। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये समझ में आया है? अभी से वितरण रखो, सब आ जाएगा बीच में, ठीक है बेटा। ठीक है पुत्रों, भाई दोनों में फर्क है ना। वो थे रेगुलर लेक्चर, एक दिन में एक डेफिनेशन पढ़नी होती थी, यहाँ पे तो मुझे पहले दिन ही अकाउंटिंग की क्वेश्चन भी करानी है। तो आपको इस काबिल करना है कि यार आप जरा जल्दी जल्दी इस पे आए, वरना तो हमें 2 महीने चाहिए इसके लिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, सब चीजें आ जाएंगी अपनी जगह पे, आ जाएंगी इंशाल्लाह। बेटा यहां तक समझ लगी है बात? यस सर। आगे चलूं बेटा इधर से। सर ये जो करंट लायबिलिटी होती है हाँ बेटा। सर, ये 1 साल की इस वजह से होती है क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है। हाँ बेटा, इसका मतलब हर वो लायबिलिटी जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर पे करनी है वो करंट लायबिलिटी। अब अगर अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का हुआ तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर जो पे करना है वो करंट, और जो 1 महीने के बाद पे करना है वो नॉन करंट। असल कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन क्योंकि हमने अकाउंटिंग ईयर को पहले ये डिफाइन कर लिया कि 1 साल का होता है, इसलिए हमने उसको सीधा कर दिया। बेटा क्लियर है? यहां से आगे चलूं बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्लास में हो ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने सर साकिब से बात की, आप उनसे बात कर लेंगे। हाँ सर, साकिब को मैंने सारी डिटेल्स दी है। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? अब इसको रब कर दूं पुत्रों। अब इसके बाद आपकी इनकम्स हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। बेटा अभी ना मैं आपको समझाऊंगा, जो रेगुलर लेक्चर थे उसमें लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, फिर आगे भी जाएंगे, प्रोविजंस को भी देखेंगे, लेकिन देख लेंगे। अभी मोटी सी बात समझ में आ गई कि लायबिलिटी क्या होती है? बेटा कोई मसला तो नहीं इसमें? आगे आ जाए। इसके बाद आपकी इनकम्स हैं। इनकम्स क्या है बेटा? रेवेन्यू, ठीक है बेटा, रेवेन्यूज, इनकम। इनकम बेटा ये है, इट इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज generated by ordinary business activities। यानी मेरी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज जो रिसोर्सेज का इनफ्लो जनरेट करते हैं, वो मेरे लिए मेरी इनकम होती है बेटा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। बेटा ये वो है, दफा रिपीट कर दें प्लीज। मैं इसको समझाता हूं बेटा, अभी तो खाली डेफिनेशन लिखी है। इनकम्स क्या है बेटा? वही बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बहुत ब्लर है और आपकी वॉइस भी सही नहीं आ रही, इसलिए। बेटा सब लोगों के साथ यही इशू है जो ऑनलाइन है, बोर्ड ब्लर है। अच्छा बेटा, किसको बोर्ड नजर नहीं आ रहा और ब्लर है बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? डेफिनेशन लिखी हुई नजर नहीं आ रही। पुत्र पहली बात यह है कि आप मुझे बताएं कि आप अगर करीब रहती हैं तो स्कैन्स आ जाएं। आज नहीं आना, अब अगले लेक्चर में स्कैन्स आ जाओ अगर करीब रहते हो तो।
उसकी वजह यह है कि आपका नेट कनेक्शन सर। जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सही है सर। ठीक है बेटा। अब दूसरी जी, बात सही ये है है। कि आप यूं कर लीजिएगा कि अपने देखिएगा कि जो आज, अच्छा सुने सुने, ये चीज ठीक हो जाएगी। अगर आपको नेट वगैरह में इश्यू हो तो सबसे पहले वो डिवाइसेस जो नेट को यूज कर रही हैं सबको बंद कर दो। जी सर। जो आपके पास आसपास आपके इस सिस्टम के अलावा नेट की हर वो डिवाइस जो नेट यूज कर रही है उसको बंद कर दो। बंद करने से मुराद है कि उसमें से वो नेट का कनेक्शन ऑफ करवा दो, आपका नेट कनेक्शन ठीक है बेहतर हो। सर। पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि आप इस चीज को देखें कि आपने जो सर्विस ली हुई है उसको कंप्लेन करें कि यार मेरे पास मेरी क्लासेस चल रही हैं और इसके अंदर ये मेरे पास नेट का इशू है। तीसरा हाल जो सबसे मुनासिब है वो ये है कि अगर आप करीब रहते हो तो फिजिकली इस रिवीजन क्लास के लिए आओ। ओके, सही है सर। ठीक हो गया बेटा। एक दफा रीज्वाइन करो, मुझे उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। इनकम रेवेन्यू क्या है बेटा? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जनरेटेड बाय ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज। ये वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है जो आपके पास आया है बेटा। किस वजह से आया? आपकी बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से। ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है बेटा? ये वो एक्टिविटीज हैं जिसके लिए तुमने बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे स्कैन्स क्यों स्टार्ट हुआ बेटा? कुर्सियां मेज बेचने के लिए स्टार्ट नहीं हुआ। स्कैन्स अपनी ये ट्यूशन प्रोवाइड करने की सर्विसेज देने के लिए स्टार्ट हुआ। तो जब ये ट्यूशन प्रोवाइड की जाएगी तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। कैंटीन वाले ने अपनी कैंटीन क्यों ओपन की? कि उसने इन बच्चों को जो आपके पास कॉलेज के हैं उसने उनको ये सैंडविचेस, चिप्स, चाय, बिस्किट, केक्स इनको देने हैं। तो जब वो इन चीजों को बेचेगा या खरीदेगा ये उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाएगी। ये जो आपके पास कोयटा होटल है ये क्यों बना हुआ है? चाय बेचने के लिए, पराठा बेचने के लिए। तो जब ये चाय को बेचेगा, पराठे को बेचेगा या उसको बनाएगा, ये उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सेवर फूड क्यों बना हुआ है? ये चावल को बेचने के लिए, ये पुलाव को बेचने के लिए। यार सॉरी यार, माजरत, ये टाइम मुनासिब नहीं है इस तरह की बातों का, लेकिन बहरहाल ठीक है। तहजीब बेकर क्यों बना हुआ है? अपने इन केक्स को और इन चीजों को बेचने के लिए। तो जब कभी भी वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ये इसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। ये वो है जिसके लिए आपने अपने बिजनेस को बनाया है। और बेटा जब इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से मुझे रिसोर्सेज का इनफ्लो मिलेगा तो ये मेरी इनकम्स कहलाएंगी, ये मेरी सेल्स कहलाएगी, ये मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। यही वजह है कि आपने देखा हो कि जब आपने स्टेशनरी स्टोर बनाया तो स्टेशनरी को बेचना सेल कहलाई। जब आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई तो मेडिसिन को बेचना आपकी सेल कहलाई। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। ऑर्डिनरी एक्टिविटी बेटा खरीदना भी है और बेचना भी है। यही वजह है कि जब स्टेशनरी को खरीदा तो कहा ये इन्वेंट्री है, ये परचेजेज है। आपने फर्नीचर को भी खरीदा था लेकिन आपने उसको ये नहीं बोला कि ये आपके पास आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। आपने ये नहीं बोला कि ये परचेजेज, आपने कहा फर्नीचर खरीदा है। लेकिन जब स्टेशनरी खरीदी तो आपने कहा हां ये मेरी परचेजेज है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें और याद करो, अगर बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है, बिजनेस ग्रोसरी स्टोर वाला है और वहां पर स्टेशनरी खरीदूंगा तो फिर नहीं कहूंगा ये परचेजेज है, फिर मैं कहूंगा ये मेरा एक्सपेंस है। मैंने अपने पास पेजेस कॉपीज लिए इस वजह से कि मैं बिल बना सकूं। असल काम क्या है? ग्रोसरी को बेचना। असल काम क्या है? फर्नीचर स्टोर में फर्नीचर को बेचना, मशीनरी स्टोर में मशीनरी को बेचना, स्टेशनरी स्टोर में स्टेशनरी को बेचना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो इनको खरीदना ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इनको बेचना ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो जब इसमें चीज को खरीदूंगा तो इन्वेंट्री या परचेजेस बोलूंगा, जब उसी इन्वेंट्री को बेचूंगा तो सेल्स बोलूंगा। यही वजह कि अगर आप गौर से देखें तो स्पेशल जर्नल्स में आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे 4 जर्नल थे। कौन कौन से जर्नल थे बेटा? सेल का, परचेज का, सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न का। गौर से देखो, यही तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। चीजों को खरीदना बेचना यही तो मेरा काम है। और पुत्रो बात समझ में आ रही है? तो इनकम्स क्या है बेटा? दीज आर द रेवेन्यूज, दीज आर द ग्रॉस इनफ्लोज। व्हाई ग्रॉस इनफ्लो? ओ भाई सेल करने के लिए पहले परचेज भी तो करना पड़ेगा। तो जो सेल हो रही है वो सारे का सारा प्रॉफिट नहीं है। अगर मैंने इस मार्कर को बेचा है से सपोज 50 रुपए में, तो खरीदा भी तो होगा।
अगर अपने इस रेवेन्यू में से कॉस्ट और एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। सो ग्रॉस से जब नेट पे जाऊंगा तो प्रॉफिट पे चला जाऊंगा, ग्रॉस पे होगा तो इनकम होगी। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? आगे चलो बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। इनकम्स के बाद एक्सपेंसेस बेटा। एक्सपेंसेस बेटा म्यूट कर दो। एक्सपेंसेस क्या बेटा? एक्सपेंसेस कॉस्ट incurred to generate revenues, income। और बेटा ये सेल जनरेट करने के लिए कुछ लगाना भी पड़ेगा, कुछ कॉस्ट इनकर भी करनी पड़ेगी। बेटा बात को फॉलो कर रहे हैं? तो इनकम को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ती है वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। क्लियर है बेटा? तो जारी बात है इन चीजों को बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा, यही वजह के परचेजेस को एक्सपेंस बोल दिया। बेटा क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है सर। बोले बेटा। क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि रेवेन्यू इनकम जनरेट करने में जो कॉस्ट आती है वो एक्सपेंस होती है। हाँ बेटा। अगर हमारी कॉस्ट तो लग जाए लेकिन कोई रेवेन्यू जनरेट ना हो तो क्या वो एक्सपेंस होगी? बेटा यहाँ पे एक बात समझे, बाय डेफिनेशन एक बात हमने बोली, हमने कहा जी आपकी वो कॉस्ट जो इनकर की जा रही है फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि कहें सर बात ये कि हमने एक कॉस्ट इनकर कर दी लेकिन इनकम जनरेट नहीं हुई तो फिर भी एक्सपेंस होगा। बात को समझो, प्रैक्टिकल हो जाओ यार। अकाउंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है, तुम इन चीजों को बहुत अच्छा जानते हो, सिर्फ डर अपने दिल में से निकालो। अकाउंटिंग आपकी शॉप के ऊपर आपने बेचने के लिए, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, कैंटीन वाले ने क्या किया, 10 सैंडविचेस खरीद लिया। खरीदे क्यों? बेचने के लिए। तो इनका खरीदना उसके लिए एक्सपेंस है या नहीं? अब सिर्फ मसला ये हो गया कि 9 तो बिक गए, एक खराब हो गया, नहीं बिका। तो क्या उस जो खराब हुआ उसको एक्सपेंस लूं या ना लूं? हाँ पुत्रो बोलो। हाँ भाई जिसने क्वेश्चन किया बोलो। होगा, लॉस में चला जाएगा। वो सही है, लेकिन आप ये मुझे बताएं जिन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने 10 सैंडविच खरीदे थे, 9 बेच दिए, इनकम में कन्वर्ट हो गए, एक खराब हो गया, नहीं बिक सका, वो मेरा एक्सपेंस है या नहीं है? सर एक्सपेंस, सर असल में क्वेश्चन अंडरस्टैंड, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि हमने जो कॉस्ट की है वो हमारी इंटेंशन नहीं है जनरेट करने के लिए, वो नहीं है वैसे कॉस्ट है। कोई एग्जांपल दो ताकि हम उसको ज्यादा क्लियर कर सकें। एग्जांपल सर आप मेंटेनेंस, इससे रेवेन्यू इनकम जनरेट ना हो रही है सिर्फ। ओ तो कोई ऐसी एग्जांपल दो ना, कोई बिजनेस में ऐसी कॉस्ट बताओ सर जो हमने। हाँ बेटा। सर मिसाल के तौर पे आपके पास बेकरी है तो आपने लाइट्स नहीं लगवाई हैं पूरी बेकरी, कॉस्ट है, लेकिन इससे कोई रेवेन्यू तो नहीं जनरेट हुआ ना, कोई इनकम तो नहीं हुआ। कब कहेंगे कि लाइट्स लगवाना हमारे पास हमारा एक्सपेंस है, हम उसको एसेट की तो बोलते हैं। ठीक है, देखो ना, लाइट्स लगवा ली पूरी बेकरी के ऊपर तो मेरा एसेट बन जाएगा ना यार। मैंने कब कहा वो आपका एक्सपेंस है? क्यों? क्योंकि उसने मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देना है, ठीक है, लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देना। नहीं, ये नहीं एक्सपेंस। यही तो वो बेसिक जगह है जहां पे मैं एक्सपेंस और इनकम को डिफरेंशिएट कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है। आपने वहां पे क्या किया? मेंटेनेंस करवाई। जरा ध्यान करना, मेंटेनेंस करवाई। पुत्र मेंटेनेंस किस मकसद के लिए करवाई जाती है?
सर एसेट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। वो नहीं, मेंटेनेंस से मराद सफाई सुथराई करे आपने, थोड़ा सा आपने ये शीशे साफ करवा दिए, बाकी काम करवा दिए। इसलिए क्या कि यार अगर शॉप साफ हो जाए, चीजें साफ हो जाए, कस्टमर अंदर आए तो उसको अच्छा लगे। आप इसका मतलब इस कॉस्ट को इनकर करने का पर्पस क्या? जनरेट रेवेन्यू, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। आपने नया रेफ्रिजरेटर ले लिया, अभी रेफ्रिजरेटर आपको फायदा देगा फ्यूचर में, आपने कहा नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट है यार। और पुत्रो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो डेफिनेशन इन जर्नल है यार। डेफिनेशन हाँ सर, अगर उस रेफ्रिजरेटर में हम कोक रखते तो फिर निकाल के पी लेंगे यार। तो फिर वो एक्सपेंस हो जाएगा ना कि बेचने के लिए। हाँ, आप देखिए उस देखो एक्सपेंस क्या होगा। रेफ्रिजरेटर को चलाने के ऊपर, रेफ्रिजरेटर को चलाने के ऊपर जो बिजली खर्च होगी, ठीक है, वो एक्सपेंस हो जाएगा। जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो अभी किसी ने मुझे शुरू में सवाल किया, तुमने कहा सर रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू भी तो कम होगी ना। इसका मतलब इससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वैल्यू को कम करवाना पड़ेगा, जिसका नाम डेप्रिसिएशन है। तभी तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस लेते हैं। और पुत्रो बात समझ में? और ये बड़ी मजे की डेफिनेशन है, कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू, इट इज एन एक्सपेंस। सर हाँ बेटा। सर, ये जो ग्रॉस इन्फ्लो आपने बताया और नेट जो आपने नेट इन्फ्लो बताया, इसमें आपने डिफरेंस क्या बताया था? मतलब अगर हम लोग ग्रॉस इनफ्लो में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को और एक्सपेंसेस को माइनस कर लूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। जी। तो बेटा इसी को तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। एक में हम रेवेन्यू लिखते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट पे चले जाते हैं। यस सर, ठीक है बेटा, आगे चलो यहां से। अच्छा, अब कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। अच्छा, अब इधर सुनो पुत्रो, इधर सुनो। आपकी ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों की समझ के लिए थी। अकाउंटिंग नहीं मानती इस डेफिनेशन। जो प्योर अकाउंटिंग डेफिनेशन है वो डिफरेंट है एक्सपेंस। वो ये कहता है कि एक साल के बीच में, यानी फाइनेंशियल ईयर को मैं एक साल ले रहा हूं, कहता है एक साल के बीच में जितना भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो एक्सपायर होता जा रहा है, वो आपके पास एक्सपेंस है। सादी सी बात, अकाउंटिंग ने बड़ी बेरहम डेफिनेशन दी। उसने कहा एक साल के बीच में जो रिसोर्सेज तुमने डिप्लॉय किए थे, उनमें से जितने एग्जॉस्ट हो गए सारे एक्सपेंस बन जाएंगे। अब ले लो सैंडविच 1000 लिए हैं ना, रिसोर्सेज डिप्लॉय हुए हैं ना, खाली 400 बेचे हैं, 600 जाया हो गए। कोविड की वजह से कॉलेज बंद हो गया था, पड़े खत्म हो गए। कहता लॉस है, एक्सपेंस है, चार्ज करो अपनी सेल को ताकि देखूं प्रॉफिट क्या, लॉस क्या। यानी उसकी डेफिनेशन इससे ऊपर की डेफिनेशन। वो तो सादी सी बात करता है, कहता है यार जो चीज जो कॉस्ट एक्सपायर होती जा रही है उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते जाओ, चाहे तुम बेचो चाहे तुम ना बेचो। बड़ी कंप्लीट डेफिनेशन है। वो कहता है मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि तुमने फायदा उठाया है नहीं उठाया, तुमने रेवेन्यू जनरेट किया है नहीं रेवेन्यू जनरेट किया, कॉस्ट लगाई थी ना, एक्सपायर हो गई ना, एक्सपेंस में कन्वर्ट करो। वो पुत्र बात समझ में आ रही है? यस, बाय डेफिनेशन outflow of resources in a particular financial year, in a particular accounting period, known being an expense. वो बेटा दिल तो नहीं घबरा रहा? समझ आ रहा है? यस सर। नहीं, पहली बात, आप अगर इस चीज को एक्सपेंस में क्या है, जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं। अगर लायबिलिटी को ऑफसेट करेंगे तो आप देखिएगा आपका रिसोर्सेज स्टैटिक रहता है, आपकी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी सेम रहेगी। उधर से एसेट कम हुआ, उधर से लायबिलिटी कम हुई, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते कुछ नहीं हुआ, पैसे लिए थे तो जब लिए तो बिजनेस में आ गए, अब वही उठा के वापस कर रहा हूं ना उसके, और इस पैसे को यूज करके जो फायदा उठाया वो कैपिटल में ऐड करता जाता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये तो देखोगे। बड़े मेरी बात समझ में आ रही है? और वहां तुम्हें पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है। अब नोट करो,
याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन जब तुम लोगों ने की थी? तो सैलरी पेड, आपने कहा कैश कम हो गई कम, आपने कहा साथ ही कैपिटल कम करो। क्यों कैपिटल कम करो? एक्सपेंस हो गया। लेकिन पेबल टू क्रेडिटर्स, आपने कहा ना ना ना, इससे पैसे लिए थे ना, चीजें ली थी ना, अब उन चीजों पे नफा नुकसान वो तो रिकॉर्ड कर लेंगे ना, जो इसको पैसे देंगे उससे कोई कैपिटल कम नहीं होता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? पुत्र आगे चलूं? यस सर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सो एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। बेटा कल क्लास नहीं लेंगे, कल रिवीजन क्लास नहीं लेंगे बेटा, कल रेगुलर क्लास लेंगे, सैटरडे पे रिवीजन क्लास लेंगे इंशाल्लाह। पुत्रों बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं? नो सर। अब बेटा इसकी एग्जांपल क्या? रेंट की पेमेंट करना, सैलरीज की पेमेंट करना, यूटिलिटीज की पेमेंट करना, किसी को कमीशन दे देना, डिस्काउंट अलाउ कर देना, ये सब क्या बेटा एक्सपेंसेस है। बेटा कोई मसला तो नहीं इसमें? ठीक है बेटा। अच्छा, अब इन्हीं एक्सपेंसेस में दो नस्ल के एक्सपेंसेस है पुत्र, एक प्रीपेड और एक बेटा अक्रूड। प्रीपेड क्या है बेटा एक्सपेंसेस में? प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा ये वो एक्सपेंस है जिसके पैसे एडवांस में दे दिए लेकिन फायदा आगे जाके लेंगे। पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस बट द रिलेटेड बेनिफिट्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में मिलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे अपने सेल फोन में आप कार्ड लोड कर लेते हैं, कार्ड लोड कर लिया, ठीक है बेटा, प्रीपेड हो गया, मुस्तकबिल में जाके फायदा लोगे। जैसे अपने स्कैन्स के बीच में एडवांस फीस दी गई है, इसका फायदा आप उस वक्त तक उठाते रहेंगे जिस वक्त आपके पास ये आईडी का बैच चलता रहेगा। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है? प्रीपेड, प्रीपेड, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन प्रीपेड क्या है? पेमेंट मेड इन एडवांस, मेड इन एडवांस बट जी बेटा बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जरा गौर से देखो, है एक्सपेंस लेकिन डेफिनेशन एसेट की क्वालिफाई कर गया। एसेट में भी तो ये होता है ना, पेमेंट आज करते हैं फायदा बाद में लेते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? एसेट्स। इसी तरह से बेटा अक्रूड एक्सपेंसेस, बेटा ये वो हैं जिसमें फायदा ले लिया, पैसे भी देने हैं। फायदा पहले ले लिया, पैसे बाद में देने हैं। जैसे बिजली इस्तेमाल कर ली, बिल बाद में आता है, अक्रूड हो जाता है यार, जो इस्तेमाल की हुई बिजली उसके पैसे देने। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? बेटा क्लियर है? यस। तो बेटा इनको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। सो आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये वो है जो आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? तसल्ली है बेटा? यस सर। पुत्रों कोई मसला तो नहीं? ठीक है, अब मोटी मोटी चीजें हमने कवर अप कर ली हैं। अब आप इस काबिल हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट कर सकें, ठीक है, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास के बीच में अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सैटरडे। अल्लाह खैर रखे, तो सैटरडे पे हम इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक्रूड एक्सपेंसेस वो हैं जिनमें बेनिफिट हम एडवांस में ले लेते हैं और पेमेंट बाद में। पेमेंट बाद में कर दे, बिल्कुल सही, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। सर पेमेंट लायबिलिटी होगी ना? हाँ, पेमेंट देना हमारी लायबिलिटी। बेटा मुझे बताएं आज का लेक्चर आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक हो गया बेटा। इंशाल्लाह सैटरडे पे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज ऑफ कर लो।
सैटरडे 2 to 4 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरा विचार